नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शुभम कोचिंग सेंटर में। आज हम केमिस्ट्री का बहुत ही मज़ेदार और ज़रूरी टॉपिक शुरू करने वाले हैं। केमिकल रिएक्शन और उनके इंडिकेटर्स क्या होते हैं। आपने देखा होगा लोहे पर जंग लगना, दूध का फटना, लकड़ी का जलना, ये सब रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बातें हैं, लेकिन असल में ये केमिकल रिएक्शन के एग्ज़ाम्पल हैं। अब सवाल ये है कि हमें कैसे पता चले कि कोई रिएक्शन है या नहीं। यही समझने के लिए आज हम पढ़ेंगे इंडिकेटर ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होती है। जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में मिलकर नए प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस प्रक्रिया को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब यहाँ बात होती है कि हमारे दो पदार्थ या दो से ज़्यादा पदार्थ मिलकर कोई तीसरा प्रोडक्ट बनाएं या कोई तीसरी चीज़ बनाएं, है ना, तो वो किसके द्वारा बनती हैं? वो केमिकल रिएक्शन के द्वारा बनती हैं। यानी कि दो या दो से अधिक रिएक्टेंट वर्ड पदार्थ को बोला जाता है, मैटर। अब जैसे ये Mg है और O है, ये दोनों के दोनों हमारे क्या हैं? रिएक्टेंट कहलाएंगे। और इनसे बनने वाली नई चीज़ MgO वो क्या कहलाई जाएगी? प्रोडक्ट कहलाई जाएगी, जिसे हम कहते हैं कि भाई ये केमिकल रिएक्शन इन दोनों के बीच में हुआ है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में केमिकल रिएक्शन होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों के दोनों क्या हैं? रिएक्टेंट हैं। और MgO जो है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बार ये इंडिकेटर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इंडिकेटर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्यों पढ़ना ज़रूरी है? इससे हमें ये पता चलता है कि हम कोई रिएक्शन हुई है, जैसे कि ये रिएक्शन हुई है, तो इसकी पहचान क्या है, कैसे पहचाने कि रिएक्शन हुई है। तो इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स को ध्यान में रखना होता है। यदि वो पॉइंट्स उस रिएक्शन के अंदर होते हैं तो वो एक पहचान होती है। जैसे गैस का निकलना, ये एक इंडिकेटर है केमिकल रिएक्शन का। आगे हम देखते हैं कलर चेंज, ये भी एक इंडिकेटर्स है जो केमिकल रिएक्शन करता है। प्रेसिपिटेशन यानी कि प्रेसिपिटेट बनाना, ये भी एक केमिकल रिएक्शन का ही एक पार्ट है। चौथा हीट, लाइट, साउंड निकलना, या हम शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं एनर्जी चेंज होना, किसी भी चीज़ की एनर्जी चेंज होना, वो भी हमारा क्या है? केमिकल रिएक्शन का एक पार्ट है। आगे हम और देख सकते हैं इसी के अंदर स्मेल का बदलना, यानी कि गंध बदलना, स्मेल चेंज, ये भी क्या है? एक इंडिकेटर्स है। अब हम इनको थोड़ा डीप में समझेंगे कि कौन कौन सी चीज़ क्या क्या होती हैं और कैसे कैसे होती हैं। पहला, गैस का निकलना, यानी कि हम जब कोई रिएक्शन होती है तो उस रिएक्शन में से बुलबुले बनते हैं, है नहीं? तो वो बुलबुले क्यों बनते हैं? अगर किसी रिएक्शन में बुलबुले निकलते हैं तो इसका मतलब है कि उसके अंदर गैस बनी है। जैसे अगर हम यहाँ बात करें कि Zn प्लस H2SO4, जब हम इन दोनों रिएक्टेंट्स को रिएक्ट कराएंगे या इन दोनों की रिएक्शन करेंगे तो हमारा क्या बन के तैयार होगा? ZnSO4। और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस भी बनती है जो रिलीज़ होगी, हाइड्रोजन गैस, और ये गैस ही किस रूप में निकलेगी? बुलबुले बनकर निकलेगी उस रिएक्शन से। तो इससे हमें पता लगेगा कि उसके अंदर गैस बन रही है और केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो गया है। अब आगे सेकंड पॉइंट, इसमें हम देखते हैं कि कलर चेंज होना। कलर चेंज का मतलब कि रिएक्शन के दौरान, जब रिएक्शन होती है तो उसके दौरान पदार्थ का रंग बदल सकता है। इस इंडिकेटर में कलर चेंज होता है क्योंकि जब रिएक्शन के दौरान
कोई भी हमने रिएक्टेंट्स लिए हैं 2 या 2 से ज़्यादा, या पदार्थ हम कह लें पदार्थ, तो उनका रंग बदलने के बाद यानी कि प्रोडक्ट बनने के बाद उनका रंग कैसा हो जाता है, बदल जाता है। उनका रंग कैसा हो जाता है, बदल जाता है। जैसे हमने 2 रिएक्टेंट लिए हैं, कौन कौन से, आयरन लिया है एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया है। तो आयरन एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जब वो प्रोडक्ट करते हैं तो हमारा क्या बनाते हैं, तो हमारा बनाते हैं FeSO4। क्या बनाते हैं, FeSO4, और साथ ही साथ कॉपर अलग करते हैं। इससे क्या होता है कि इसके अंदर जो सॉल्यूशन बनता है FeSO4 प्लस Cu का, वो नीला रंग से हरा हो जाता है। कैसा हो जाता है, नीले रंग से हरा हो जाता है। इससे हमें ये पता लगता है कि इसके अंदर रिएक्शन हुई है। ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं कि प्रेसिपिटेट बनना। प्रेसिपिटेट क्या होता है, एक इनसॉल्युबल फॉर्म होती है जो किसी केमिकल के अंदर या किसी भी पदार्थ के अंदर घुलनशील नहीं होती, यानी कि घुलती नहीं है नहीं। अगर 2 ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन, कैसे होने चाहिए सॉल्यूशन, कैसे हैं, 2 ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन हैं, उनके मिलने पर ठोस जमाव बन जाए, यानी कि कोई सॉलिड चीज़ उसके अंदर बन जाए, तो रिएक्शन उसके अंदर हुई है, इससे ये पता लगता है। लेकिन ये जो चीज़ बनी है उसके अंदर कैसी, ठोस, वो उसके अंदर घुलनशील नहीं होती है, वो अलग ही दिखती है। ठीक है ना। जैसे BaCl2 प्लस Na2SO4 है ना, जब ये 2 रिएक्टेंट है ना, जब ये 2 रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाते हैं BaSO4 और 2NaCl, तो ये BaSO4 जो होता है एक सफ़ेद प्रेसिपिटेट होता है, जो कि उसके अंदर कैसा नहीं है, घुलनशील नहीं है, इनसॉल्युबल, मतलब सॉल्युबल नहीं है, इनसॉल्युबल है। BaSO4 क्या है, उस सॉल्यूशन के अंदर इनसॉल्युबल है। ठीक है ना। इसके अंदर इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट, यानी कि 2 ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन लिए हैं, उसके अंदर जब प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट घुलनशील नहीं होता है, इनसॉल्युबल रह जाता है। ठीक है। इसके बाद आगे हम इंडिकेटर पढ़ते हैं, हीट, लाइट, साउंड निकलना, यानी कि हीट का निकलना, लाइट का निकलना, साउंड का निकलना। अगर हम एक शब्द में कहें कि एनर्जी का बदलना, तो रिएक्शन के दौरान एनर्जी निकल सकती है या सोख ली जाती है। 2 तरह की एनर्जी हमारी होती है, या तो वो निकलती है या फिर वो सोख ली जाती है। जो एनर्जी निकलती है, जैसे हीट निकलती है, तो उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कह देते हैं। और यदि हीट एब्जॉर्ब हो जाती है, हीट सोख ली जाती है, तो उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कह देते हैं। अब इसको थोड़ा सा डीपली समझेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है। इसमें यहाँ देखते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट, लाइट या एनर्जी बाहर निकलती है, उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे हम कोई फ्यूल जलाते हैं, जैसे केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, तो कोई भी फ्यूल, मीथेन गैस, कोई भी फ्यूल जलाते हैं तो उससे हमारी क्या निकलेगी, हीट निकलेगी, वो एनर्जी का काम करेगी। जैसे CH4 प्लस 2O2 यानी कि ऑक्सीजन के साथ में CH4 रिएक्ट करेगी, तो हमारा जो प्रोडक्ट निकलेगा वो CO2, 2H2O और साथ ही साथ हीट निकलेगा, है नहीं। 2H2O जो है वो वाटर का फॉर्म है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और साथ ही साथ क्या निकलेगी, हीट निकलेगी। इसी तरीके से एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक मानव के अंदर, या फिर हम कह देते हैं लिविंग बींग्स के अंदर रेस्पिरेशन के माध्यम से होती है। आगे हम देखते हैं ये प्रक्रिया और कहाँ कहाँ होती है। जैसे ग्लूकोज और ऑक्सीजन का जब रिएक्शन होता है, या 2 रिएक्टेंट हैं हमारे पास, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, तो ग्लूकोज ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी बनाते हैं। तो ये प्रक्रिया प्लांट्स के अंदर होती है और जिससे प्लांट्स को एनर्जी भी प्रोवाइड होती है। आगे हम देखते हैं एक्सप्लोजन, पटाखे का फटना, ये भी एनर्जी
निकालता है, क्या करता है, इसमें भी एनर्जी निकलती है, एनर्जी रिलीज़ होती है। तो इस तरीके की रिएक्शंस को एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। एक्ज़ो से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं एनर्जी एग्ज़िट होना, यानी कि एनर्जी का निकलना। इससे हम पता कर सकते हैं कि एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन क्या हो सकती है। आगे हम पढ़ते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है कि वो केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, यानी रिएक्शन हीट को अंदर खींच लेता है। रिएक्शन क्या करता है, हीट को अंदर खींच लेता है, उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। इसके बाद इसके अंदर जैसे अगर हम एग्ज़ाम्पल की बात करें कि कौन कौन से एंडोथर्मिक रिएक्शंस के एग्ज़ाम्पल हो सकते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, यानी कि जो पेड़ पौधों के अंदर होती है। सॉरी, ये ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन ये मानव के अंदर भी होती है ना, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और फिर एनर्जी रिलीज़ होती है। जितना हम ग्लूकोज़ खाते हैं उससे एनर्जी बनती है ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट होकर, ठीक है। इसके अंदर हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का काम क्या है, प्लांट्स के अंदर खाना प्रोवाइड कराना या खाना बनना। तो इसके अंदर पेड़ पौधों को क्या चाहिए, स्टार्टिंग में रॉ मटेरियल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और वाटर चाहिए, और साथ ही साथ सूरज की रोशनी चाहिए, और उससे ये क्या बनाते हैं, C6H12O6, यानी कि ग्लूकोज या हम कह देते हैं शुगर फॉर्म बनती है नहीं, और साथ ही साथ O2 यानी कि 6O2 ऑक्सीजन प्रोवाइड होती है। यह रिएक्शन सूर्य की लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करती है। ये प्रक्रिया यानी कि ये जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा ये कब मिलेगा, जब सूरज की जो लाइट एनर्जी होगी वो एब्जॉर्ब करी जाती है। वो क्या की जाती है, एब्जॉर्ब करी जाती है, तब ये प्रक्रिया हमें देखने के लिए मिलती है। और कहाँ पर ये देखने के लिए मिल सकती है, जब कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन होता है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है, जैसे CaCO3, और वो टूट कर CaO में बदल जाता है और CO2 में बदल जाता है। यह रिएक्शन हीट एब्जॉर्ब करती हैं। मतलब इस तरह की जो रिएक्शंस होती हैं ये हीट एब्जॉर्ब करने वाली होती हैं। हीट एब्जॉर्ब करके ही ये यह रिएक्शन जो सूर्य की लाइट को एब्जॉर्ब करके, ठीक है ना, एब्जॉर्ब करती है। इस तरह की रिएक्शंस को एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं स्मेल चेंज पर। तो स्मेल चेंज का मतलब क्या है कि गंध बदलना, है नहीं, यानी कि कुछ रिएक्शन में बदबूदार गैस बनती हैं। जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड को देख लें, H2S, ये किस तरह की मतलब सुगंध देता है, स्मेल देता है। तो ये सड़े हुए अंडे की जैसी स्मेल देता है, और ये हाइड्रोजन और सल्फाइड मिलकर ही बनते हैं, जिसे हाइड्रोजन सल्फाइड कहा जाता है। मतलब हाइड्रोजन एंड सल्फ़र मिलकर बनते हैं, जिसे हाइड्रोजन सल्फाइड कहते हैं। और इसकी जो स्मेल होती है वो थोड़े सड़े हुए अंडे जैसी होती है, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आज हमने जाना कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है और उसके इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे गैस का निकलना, कलर चेंज होना, प्रेसिपिटेट का बनना, हीट, लाइट या साउंड का निकलना। यानी जब भी कोई नया पदार्थ बनता है और उसकी प्रॉपर्टीज़ पहले से अलग होती है तो समझ लो कि वह केमिकल रिएक्शन हुआ है या उसमें केमिकल रिएक्शन हुआ है। केमिस्ट्री सिर्फ किताबों में नहीं है, ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर जगह है। इसलिए कंसेप्ट को याद रखिए और एग्ज़ाम्पल को अच्छे से नोट कीजिए। मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।